नमस्कार, अक्ष एडु पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम यूपी टेट के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके प्राइमरी लेवल पर ईबीएस में और अपर प्राइमरी लेवल पर सामाजिक अध्ययन में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये जो प्रश्न होंगे ये सभी वन लाइनर होंगे। मैं पहले आपको प्रश्न बताऊंगा और कुछ सेकंड का टाइम दूंगा, तो आपको उत्तर बताना है। ठीक है, इससे आप अपनी तैयारी चेक कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, सबसे प्राचीन काल में उगाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है। देखिए, उन्होंने पूछा है फल वृक्ष कौन सा है। ठीक है, तो देखिए आप बताइए, तो सबसे प्राचीन काल में उगाया जाने वाला फल वृक्ष कौन सा है, बताइए आप। तो इसका उत्तर होगा अंजीर। ठीक है, सबसे प्राचीन काल में कौन सा उगाया था, अंजीर। अंजीर फल जो है उगाया गया था। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन काल में उगाए जाने वाला अनाज कौन सा है, बताइए। तो इसका उत्तर होगा जौ, जिसके साक्ष्य मिलते हैं मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ कहाँ है, अभी पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ नामक स्थान पर मिलते हैं इसके साक्ष्य। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है, बताइए। इसका उत्तर होगा 33%। ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति 1988 का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण का पारिस्थितिक संतुलन की स्थिरता और रखरखाव सुनिश्चित करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। इसका उत्तर होगा 22 अप्रैल को। ठीक है, अब देखिए एक तथ्य है, इससे संबंधित तथ्य जान लीजिए आप। 1969 में कैलिफोर्निया के तेल रिसाव की वजह से त्रासदी हो गई थी। इस हादसे में कई लोग आहत हुए और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करने का फैसला किया गया। इसके बाद नेल्सन के आह्वान पर 22 अप्रैल 1970 को लगभग 2 करोड़ अमेरिकियों ने पृथ्वी दिवस के पहले आयोजन में हिस्सा लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सफोकेशन क्या है, तो इसका उत्तर होगा ऑक्सीजन की कमी का जीवों पर प्रभाव को कहते हैं सफोकेशन। अगला प्रश्न, बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहां पर स्थित है। इसका उत्तर होगा बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। इसका उत्तर होगा बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, अब देखो कैसे करते हैं इसको। जल के एक सैंपल के निश्चित आयतन में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ यानी कि जैविक सामग्री को विखंडित करने के लिए जीवाणु द्वारा आवश्यक ऑक्सीजन को बीओडी कहा जाता है। अब देखिए, आप चित्र को देखिए। इस चित्र में जो ब्लू स्पॉट दिए हुए हैं वो ऑक्सीजन है, और जो ब्लैक हैं वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ग्रीन कलर का है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड को तोड़ेगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब जैविक पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, अब इस जैविक पदार्थ को तोड़ने में इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी उसे कहते हैं बीओडी। ठीक है, इससे पता चल जाता है किसका, जल प्रदूषण का। ठीक है, तो जल प्रदूषण मापने की विधि है बीओडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन परत कौन से मंडल में उपस्थित है। तो इसका उत्तर होगा ओजोन परत मुख्य रूप से समताप मंडल के निचले हिस्से में पाई जाती है। अगला प्रश्न, सैटेलाइट कहां स्थापित होते हैं। इसका उत्तर होगा ये आयन मंडल में स्थापित होते हैं। अब देखिए, मंडल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो कौन से मंडल में कौन सी घटना होती है, क्या होता है, वो आप इसमें देख लीजिए एक बार। क्षोभ मंडल यानी कि जिसको ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, उसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। समताप मंडल में है ओजोन परत और वायुयान भी इसमें उड़ते हैं। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं, कभी कभी ये अंग्रेजी में भी लिखे जा जाते हैं। ठीक है, तो आपको अंग्रेजी और हिंदी दोनों में पता होनी चाहिए। तीसरा है मध्य मंडल, इसमें उल्कापिंड जलते हैं जिसको मीजोस्फीयर भी कहते हैं। और चौथा है आयन मंडल यानी कि आयनोस्फीयर, इसमें रेडियो तरंगें होती हैं और सैटेलाइट होती हैं। और आखिर वाला है बहिर्मंडल, इसको एक्सोस्फीयर कहते हैं। अब देखिए ये चित्र देख लीजिए, इससे थोड़ा सा आपको मदद मिलेगी कि कौन से मंडल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आप इसको एक बार देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है। तो यह आप सभी लोग जानते होंगे। तो ओजोन परत जो है वो अल्ट्रावायलेट रेज यानी कि
परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, उन्हें आने से रोकती है। चलिए अगला प्रश्न, जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की मुख्य भूमिका होती है? तो जलवायु परिवर्तन में जो मुख्य भूमिका होती है वो होती है ग्रीन हाउस गैसेस की, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस की। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? तो भारत में वृक्षों का आदमी कहा जाता है सुंदरलाल बहुगुणा को। वृक्ष मित्र भी कहा जाता है। चिपको आंदोलन के जन्मदाता हैं कौन? सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न है, ओजोन परत को सबसे ज्यादा किससे नुकसान होता है? तो किस गैस से सबसे ज्यादा नुकसान होता है, ये उनका पूछने का मतलब है। तो इसका उत्तर होगा CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित होती है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? पर्यावरण का रक्षा कवच कहा जाता है ओजोन परत को। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय समय कहां से निर्धारित किया गया है? तो इसका उत्तर होगा अंतरराष्ट्रीय समय इंग्लैंड के ग्रीनविच से निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र कहां स्थित है? तो देखिए, भिलाई इस्पात संयंत्र जो है वो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित है। यह स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल की एक प्रमुख इकाई है और अपनी एकीकृत इस्पात उत्पादन सुविधाओं के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पर्वतमालाओं के बीच बने पठार को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा अंतर पर्वतीय पठार। पर्वतमालाओं के बीच पठार को क्या कहते हैं? अंतर पर्वतीय पठार। अगला प्रश्न, कृत्रिम वर्षा के लिए कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? तो इसका उत्तर होगा सिल्वर आयोडाइड। अगला प्रश्न है, हंसने वाली या हंसाने वाली गैस कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, ज्वारीय बंदरगाह है यानी कौन सा जो बंदरगाह है वो ज्वारीय बंदरगाह है, ये उन्होंने पूछा है। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिए होंगे आपके जो यूपी टेट में एग्जाम होगा तब, तो आपको ऑप्शन में से छांट के लिखना बताना पड़ेगा। ठीक है, टिक लगाना पड़ेगा उस पर। तो फिलहाल देख लीजिए आप, इसका उत्तर होगा गुजरात में स्थित कांडला बंदरगाह यानी कि जिसको अब दीनदयाल पोर्ट कहा जाता है, वो एक ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है, ज्वारीय बंदरगाह क्या होता है? जो बंदरगाह सीधा सीधा ज्वार भाटे से प्रभावित होता हो उसे ज्वारीय बंदरगाह कहते हैं। जैसे कम ज्वार में यानी कि जब पानी कम होगा तो जो जहाज हैं पानी के उनको आने जाने में दिक्कत होगी, तो उस समय जो है अधिक ज्वार की उच्च ज्वार की इंतजार किया जाता है। ठीक है, तो भारत में ऐसे दो बंदरगाह हैं, कौन से? गुजरात में स्थित कांडला बंदरगाह जिसको दीनदयाल पोर्ट कहा जाता है अब इस समय, और दूसरा है कलकत्ता बंदरगाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर किस राज्य में है? तो इसका उत्तर होगा बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत एक बाघ अभ्यारण्य के रूप में की गई थी और यह नीलगिरी जीव मंडल का हिस्सा है। अगर आपको लगता है कि मैं समय कम दे रहा हूं क्वेश्चन के बाद, तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर सोच सकते हैं। ठीक है, अपने मन में दोहरा सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा जलोढ़ मृदा है। यह मुख्य रूप से गंगा, ब्रह्मपुत्र और अन्य नदियों द्वारा लाई गई गाद और तलछट से बनती है। जलोढ़ मृदा गेहूं, चावल, गन्ना और दलहन जैसी विभिन्न प्रकार की फसलों के उत्पादन के लिए अत्यधिक अनुकूल होती है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के सबसे ठंडी परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मध्यमंडल यानी कि मीजोस्फीयर है, जो पृथ्वी की सतह से लगभग 50 से 85 किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान गिरता जाता है
और इसके सबसे ऊपरी हिस्से में तापमान -100 डिग्री तक पहुंच जाता है। मध्य मंडल के इस ठंडे वातावरण में उल्कापिंड जलते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? इसका उत्तर होगा लोकसभा उपाध्यक्ष को। अगला प्रश्न है, भारत में जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण कानून कब बना? तो इसका उत्तर होगा 1974 में। अगला प्रश्न है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? तो इसका उत्तर होगा भरतपुर, राजस्थान में। भारत में सबसे कम वन किस राज्य में है? इसका उत्तर होगा हरियाणा में। ठीक है, लगभग इसके पूरे जो भौगोलिक क्षेत्र है उसके 4% भाग पर वन है हरियाणा के में। ठीक है, सबसे कम वन कहाँ है? हरियाणा में। किसे भूमध्य सागर का प्रकाश कहते हैं? इसका उत्तर होगा भूमध्य सागर का प्रकाश कहा जाता है स्ट्रैम्बोली को। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है क्योंकि यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो लगातार छोटे छोटे विस्फोट करता है, जिससे निकलने वाला चमकदार लावा दूर से रात में प्रकाश स्तंभ की तरह दिखाई देता है और जहाज़ों के लिए एक प्राकृतिक मार्गदर्शक का काम करता है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? तो इसका उत्तर होगा बंगलुरु में। तो ये थी आज की क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।